द केरला स्टोरी, क्या सच है? द केरल स्टोरी की कहानी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट MRJVLOG का स्वागत करता हूं। ये चैनल है एक रोचक और मनोरंजक सफ़र का, जहां हम साथ में धूम मचाएंगे, जीवन के रंग दिखाएंगे और अनदेखे रास्ते ढूंढेंगे। मेरा उद्देश्य है आपको हंसाना, आपको प्रेरित करना और नए अनुभवों को साझा करना। इस चैनल में हम यात्राएं करेंगे, खाने पीने की जगहों की सैर करेंगे, शानदार इवेंट्स देखेंगे और अपने दिल के बातें बांटेंगे। यहाँ पर आप जानेंगे कि शहर की गलियों में क्या चल रहा है, नए खाने की जगहों के बारे में क्या कहा जा रहा है और कैसे आप अपनी यात्राओं को यादगार बना सकते हैं। मैं आपको आपकी यात्रा में साथ लेने के लिए तत्पर हूँ और यहाँ पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मज़ेदार सफ़र में हम साथ चलें। आज मैं आपको केरला स्टोरी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। केरला स्टोरी एक फिल्म है जो भारतीय सिनेमा का हिस्सा है। यह एक कला संवाद फिल्म है जिसे निर्माता और निर्देशक द्वारा बनाया गया है। इस फिल्म में केरला राज्य की कहानी दिखाई गई है और इसका मुख्य ध्यान केरला की सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत पर है। क्या आप जानते हैं सर कि कासरगोड में कुछ गांव हैं जहां शरीयत का बोलबाला है। दुनिया में जब भी कहीं बम विस्फोट होता है, फिर चाहे वह श्रीलंका में, सिंगापुर में या अफगानिस्तान में, केरल कनेक्शन ज़रूर निकल कर आता है सामने। ऐसा क्यों होता है सर? ये सवाल है पुलिस प्रमुख से निमाह मैथ्यू का, जो उन 3 जिहादी लड़कियों में से एक है जिसे फिल्म द केरला स्टोरी में दिखाया गया है। निमाह की भूमिका निभाई है योगिता बिहानी ने। फिल्म में दिखाया गया है कि निमाह एक ईसाई परिवार की लड़की है जो इस्लाम कबूल कर लेती है। उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है आतंकी संगठन IS के लिए। लेकिन फिल्म के आखिर में पुलिस प्रमुख से उसका सवाल जाहिर करता है कि वह वापसी करना चाहती है। जो कोई भी केरल में पला बड़ा है या फिर इस राज्य में लंबे समय तक रहा है, उसके लिए निमाह के शब्द मेलोड्रामा से भरपूर हैं, लेकिन साथ ही सफ़ेद झूठ भी। ये पूरी फिल्म ही इन 2 तथ्यों के इर्द गिर्द झूलती रहती है। फिल्मकार ने इसे एक सच्ची घटना के तौर पर पेश किया है। शुरुआत में ही असल जीवन की पात्र निमाह पर्दे पर इस मैसेज के साथ आती है कि मेरे साथ कई बार रेप किया गया और बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। इस मूवी में उसका कुछ ही हिस्सा दिखाया गया है। मैं इस फिल्म का स्वागत करती हूँ क्योंकि यह संदेश सभी तक पहुँचना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वह किसी और लड़की के साथ हो। फिल्म में मुस्लिम किरदारों को डार्क शेड में दिखाया गया है। कम्युनिस्टों के साथ भी कोई बहुत अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। बार बार कैमरा एक दीवार पर फोकस करता है जिस पर लिखा है राष्ट्रवाद हराम है, तुम्हारी पहचान मुस्लिम है। पूरी फिल्म का ट्रीटमेंट बॉलीवुड स्टाइल में है, लेकिन उस तरह का पैनापन नहीं दिखता। फिल्म पर बैन के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए केरल हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की उससे बेहतर कुछ और इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि इस तरह की फिल्म मुश्किल से ही राज्य के सेक्युलर ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकती है। द केरल स्टोरी की कहानी 4 लड़कियों पर आधारित है। इसमें शालिनी एक पारंपरिक हिंदू परिवार से आती है, गीतांजलि मेनन एक कम्युनिस्ट परिवार से है और तीसरी लड़की है निमाह। ये सभी कासरगोड के नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेती हैं। मलप्पुरम की आसिफा चौथी किरदार है जो इन लड़कियों से दोस्ताना व्यवहार करती है। फिल्म इस दृश्य के साथ खत्म होती है जहां आसिफा और बाकी 3 लड़कियां हॉस्टल के कमरे में साथ दिखती हैं। यह अंत संकेत देता है कि केरल में अब भी धर्म परिवर्तन जारी है और IS जैसे आतंकी संगठन साजिश में लगे हुए हैं। द केरल स्टोरी के सच्ची घटना पर आधारित होने का दावा किया गया है, लेकिन सच्ची होने के बजाय ये कहानी केरल के लोगों का अपमान करती है। इसमें इस तरह दिखाया गया है मानो ये पूरे राज्य की कहानी हो। निमाह कहती भी है कि केरल में करीब 30,000 लड़कियां आतंकी और चरमपंथी संगठनों के चंगुल में फंसी हुई हैं। वह बताती है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि चरमपंथी संगठन केरल को इस्लामी राज्य बनाना चाहते हैं। निमाह के कैरेक्टर की तरह गीतांजलि के माता पिता भी मूवी के आखिर में दिखाए जाते हैं और उनका संदेश होता है, जिस शख्स ने हमारी बेटी का शोषण किया उसके खिलाफ हम कुछ कर नहीं पाए, कम से कम उसकी तस्वीर फिल्म में दिखाई जाए ताकि दूसरे लोग सावधान हो सकें। फिल्म पर विवाद शुरू हुआ इसके ट्रेलर के साथ, जिसमें दिखाया गया कि केरल की करीब 32,000 लड़कियों ने IS ज्वाइन कर लिया है। फिल्म में भी कई सीन हैं जिनसे जाहिर होता है कि मुस्लिमों और कम्युनिस्टों को किस तरह टारगेट किया गया है।
ऐसा एक सीन है जब शालिनी कासरगोड के नर्सिंग कॉलेज में पहली बार जाती है तो वहाँ एक स्लोगन लिखा दिखता है, फ्री कश्मीर। हालांकि अगले सीन में बुर्का पहने एक महिला आती है जो कॉलेज की हेड है और वह इस तरह के स्लोगन के लिए फटकार लगाती है कि भारत जैसे मुल्क में इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसी तरह अपने प्यार द्वारा धोखा दिए जाने और ब्लैकमेल किए जाने पर गीतांजलि आत्महत्या कर लेती है। खुद को खत्म करने से पहले वह अपने पिता को दोष देती है कि अपनी विचारधारा और अपने धर्म के बारे में सिखाने के बजाय उन्होंने कम्युनिज्म की विदेशी विचारधारा सिखाई। ऐसा लगता है कि मूवी ये दिखाने का प्रयास कर रही है जो धर्म पर विश्वास नहीं रखते उन्हें बरगलाना ज़्यादा आसान होता है। मसलन एक सीन है जिसमें नास्तिक परिवार से संबंध रखने वाली गीतांजलि बहुत ध्यान से आसिफा की बात सुनती है कि बिना प्रार्थना के भोजन करना पाप है और केवल अल्लाह ही हमारी रक्षा कर सकता है। लगातार चल रहे विवादों के बीच निर्देशक सुदीप्तो सेन की द केरला स्टोरी सिनेमा घरों में पहुंच चुकी है। विवादों के चलते ही मेकर्स को फिल्म के ट्रेलर में भी बदलाव करना पड़ा। यूं देखा जाए तो सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म बनाना फिल्मकारों को हमेशा से आकर्षित करता आया है, मगर जब मेकर किसी सच्ची घटना को पर्दे पर उतारता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। काल्पनिक कहानियों में सिनेमैटिक लिबर्टी ली जा सकती है, मगर सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म में छोटी सी अतार्किक बात भी अखरती है और नतीजतन उसके प्रभाव को कम कर देती है। फिल्म केरल में युवा हिंदू लड़कियों के कथित धर्मांतरण और इस्लाम की कट्टरता के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में दावा किया गया है कि यह केरल की 3 युवा लड़कियों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है जांच अफसरों से घिरी फातिमा उर्फ शालिनी उन्नीकृष्णन अदा शर्मा से, जो अपने भयावह और दर्दनाक अतीत की दास्तां बयान करते हुए कहती है, मैंने आईएसआईएस कब ज्वाइन किया। ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे और क्यों ज्वाइन किया। फिर शुरू होती है बैक स्टोरी जहां 4 छात्राएं केरल के कासरगोड में एक नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लेती हैं, जिसमें शालिन अपनी रूममेट्स गीतांजलि, सिद्धि इदनानी, निमाह योगिता बेहानी और आसिफा सोनिया बलानी के साथ एक रूम शेयर करते हुए गहरी दोस्त बन जाती हैं। शालिनी, गीतांजलि और निमाह आसिफा के खौफनाक इरादों से पूरी तरह नावाकिफ है। असल में आसिफा के पास अपने रूममेट्स को अपने परिवार और धर्म से दूर ले जाकर और इस्लाम में परिवर्तित करने का एक गुप्त एजेंडा है। इसके लिए वो अपने 2 नकली भाइयों का सहारा लेती है और ऐसा जाल भी चाहती है कि लड़कियों को कट्टरपंथी बनाया जाए। उनका ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हें नशे की दवाएं दी जाती हैं, परिवार के प्रति नफरत और धर्म को लेकर अविश्वास पैदा किया जाता है। इतना ही नहीं, शालिनी को अपने यार के जाल में फंसाने वाला रमीज उसे गर्भवती कर देता है। समाज के डर से शालिनी इस्लाम कबूल कर लेती है, किसी अनजान मर्द से निकाह कर भारत छोड़कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते सीरिया भाग निकलती है। आगे का सफ़र शालिनी के लिए और भी भयानक साबित होता है। यहाँ इंडिया में उसकी दोनों सहेलियों गीतांजलि और निमाह को भी नर्क से गुजरना पड़ता है। निर्देशक के रूप में सुदीप्तो सेन अपने पात्रों के माध्यम से भय और बेचैनी पैदा करने में कामयाब रहे हैं, मगर उनके किरदार पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट हैं। उनकी कहानी में ग्रे चरित्रों की गुंजाइश नज़र नहीं आती। युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवाद के गर्त में डुबाना एक बेहद गंभीर मुद्दा है, मगर फिल्म में उसका प्रोजेक्शन भटका हुआ नजर आता है। फिल्म में लड़कियों का ब्रेन वॉश किए जाने की प्रक्रिया बहुत ही बचकानी लगती है। ग्रेजुएशन की हुई लड़कियों को आसिफा और उसके साथी जिस तरह बरगलाते हैं वह कन्विंसिंग नहीं लगता। गीतगली का अस्पताल में पड़े पिता पर थूकना, शालिनी को कोलंबो में सच्चाई पता चलने के बावजूद उसका सीरिया जाना जैसे कई दृश्य हैं, हजम नहीं होते। फिल्म में ही हिंसात्मक और बलात्कार वाले दृश्य कमजोर दिल वालों को दहला सकते हैं। कई ऐसे संवाद भी हैं जो विभिन्न समुदायों और विचारधारा के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं। फिल्म का संपादन थोड़ा और चुस्त हो सकता था। हालांकि प्रशांतनु मोहापात्रा की सिनेमेटोग्राफी में केरल से लेकर अफगानिस्तान के संसार को बखूबी दिखाया गया है। अभिनय के मामले में अदा शर्मा ने शालिनी के रूप में जहां एक और अपनी मासूमियत बिखेरी तो दूसरी तरफ फातिमा के रूप में डर, बेबसी, आक्रोश और पीड़ा को बखूबी चित्रित किया है। फिल्म में अदा का काम सराहनीय है। सहेलियों के रूप में योगिता बेहानी और सिद्धि इदनानी ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है, मगर उनके किरदारों में गहराई का अभाव नजर आता है। सपोर्टिंग कास्ट ठीक ठाक है। द केरला स्टोरी, विवादों के बाद इन राज्यों में बैन हुई द केरला स्टोरी
झारखंड में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। द केरला स्टोरी फिल्म द केरल स्टोरी 5 मई को रिलीज होने के पहले से ही विवादों में घिरी हुई है। फिल्म को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई राज्यों में इस फिल्म को भले ही टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है, लेकिन कई ऐसा राज्य भी हैं जहां द केरल स्टोरी फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ कई राज्यों में फिल्म को बैन करने की मांग हो रही है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि न राज्यों में द केरल स्टोरी देखना मुश्किल होगा। पश्चिम बंगाल में भी फिल्म हुआ बैन, जहां एक और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकार ने इस फिल्म पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल में फिल्म पर कल यानी सोमवार 8 मई को बैन किया गया है। बैन करने का मतलब है कि अब पश्चिम बंगाल द केरल स्टोरी फिल्म को थिएटर पर नहीं दिखाया जा सकेगा। वहीं इस मामले को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि द केरल स्टोरी फिल्म को बैन करने का फैसला उन्होंने नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए लिया है। तमिलनाडु में भी लगा बैन। वहीं तमिलनाडु सरकार ने रविवार 7 मई को फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगाया था। तमिलनाडु सरकार का इस मामले में कहना है कि इस फिल्म की वजह से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। हालांकि तमिलनाडु में द केरल स्टोरी फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। केरल में भी बैन करने की मांग। द केरल स्टोरी फिल्म में केरल राज्य के हालात के बारे में बताया गया है। फिल्म में दावा किया गया है कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इसके बावजूद भी इस फिल्म को लेकर केरल में घमासान मचा हुआ है। केरल राज्य में भी इसे बैन करने की मांग की जा रही है। केरल की राजनीतिक पार्टियां भी इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रही है। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि इस फिल्म में कई आपत्तिजनक चीजें दिखाई गई है। राज्य की संस्कृति के खिलाफ फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर झारखंड में भी घमासान मचा हुआ है। झारखंड में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने इस फिल्म को लेकर विवाद जताया है। उनका कहना है कि बीजेपी के लोग सिनेमाघरों में बैठकर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। उन्हें असली मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। मैं द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग करता हूं। बीजेपी की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये फिल्म झारखंड की संस्कृति के खिलाफ है। इरफान अंसारी धमकी दे चुके हैं कि झारखंड में इस फिल्म को नहीं लगने देंगे। यदि फिल्म सिनेमाघरों में चली तो तोड़फोड़ कर देंगे। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिबंध का ऐलान किया है। सीएम ममता बनर्जी ने द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी ने द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया है। द केरला स्टोरी इसी महीने 5 मई को रिलीज हुई है। रिलीज से पहले और थिएटर्स में आने के बाद ये फिल्म लगातार विवादों में घिरी हुई है। द केरला स्टोरी मनगढ़ंत कहानी। ममता बनर्जी ने द केरला स्टोरी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को घेरा है। ममता बनर्जी ने कहा, यह फैसला बंगाल में अमन चैन बनाए रखने के लिए लिया गया है। बीजेपी द केरला स्टोरी नाम की फिल्म दिखा रही है। द कश्मीर फाइल्स क्या है? यह एक वर्ग को अपमानित करने के लिए बनाई गई। द केरला स्टोरी क्या है? यह एक मनगढ़ंत कहानी है। कुछ दिन पहले इनके बीजेपी के भेजे हुए कलाकार बंगाल आए थे। वह एक मनगढ़ंत झूठी कहानी वाली फिल्म बंगाल फाइल्स की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी क्यों पैदा कर रही है परेशानी? ममता ने आरोप लगाया है कि फिल्म से केरल के लोगों की मानहानि हो रही है। ममता ने कहा, केरल के लोगों की मानहानि हो रही है। बंगाल के सम्मान को भी ये लोग बीजेपी के नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी समुदायों के लिए परेशानी क्यों पैदा कर रही है? उन्हें ये करने का अधिकार किसने दिया? क्या ये सब काम किसी सियासी पार्टी का काम है? द केरला स्टोरी पर क्यों विवाद? द केरला स्टोरी के ट्रेलर में दावा किया गया है कि लड़कियों का ब्रेन वॉश करके आतंकी संगठन आईएसआईएस में उन्हें भर्ती किया जाता है। फिल्म में ऐसी लड़कियों को सीरिया भेजे जाने की कहानी है। फिल्म में 3 लड़कियों शालिनी, गीतांजलि और निमाह की कहानी दिखाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे नर्सिंग कॉलेज में उनका ब्रेन वॉश करके उनके साथ रेप किया जाता है और इसके साथ ही तमाम यातनाओं को भी उन्हें सहना पड़ा। फिल्म में दावा किया गया है कि 32,000 लड़कियां ऐसी साजिश का शिकार हुई हैं।
फिल्म पर सियासत भी गरमाई। इस फिल्म को लेकर विवाद और सियासत थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमिलनाडु के मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने थिएटरों में ये फिल्म दिखाने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान हुआ है। फिल्म को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट ने आरोप लगाया है कि यह बीजेपी एजेंडे वाली फिल्म है। वहीं दूसरे पक्ष की दलील है कि लड़कियों के साथ कुछ ज्यादती तो हुई है, जिसे दिखाया जाना चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मैंने फिल्म देखी है और इस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है। ठाकुर ने कहा कि यह फिल्म लोगों को जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि इससे संबंधित कोई भी डाउट हो हमें कमेंट में बताना ना भूलें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया दूसरों के साथ शेयर करें, और कृपया मुझे बताएं कि आप हमारे अगले वीडियो को किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद, और हम जल्द ही मिलेंगे MRJVLOG पर।